अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कल चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और आर्गूमेंट दिया कि चूंकि सेनेट का ईवान नामुकम्मल है, नामुकम्मल ईवान से कैसे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो सकता है। इसलिए अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की कि इन इलेक्शंस को रोका जाए। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का दोहरा रवैया सामने आता है, दोहरा मयार सामने आता है। यानी एक तरफ आप इस बुनियाद पर सेनेट के केपीके के इलेक्शन नहीं कराते कि जी वो केपी का ईवान नामुकम्मल है, केपी की असम्बली नामुकम्मल है। जब केपी की असम्बली नामुकम्मल है और वहाँ पर चंद मखसूस नशस्तों वाली ख़वातीन को या अफराद को हल्फ नहीं लिया गया उनसे, तो ईवान नामुकम्मल है। और ईवान नामुकम्मल है तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते। इस बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शन नहीं होने दिए। और दूसरी तरफ ईवान नामुकम्मल होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसूल, ज़ाब्ता, कायदा, कानून, आइन, इसकी कोई अहमियत तो रही नहीं है पाकिस्तान में। अब तो जो चाहे आप कर सकते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन का जो जी चाहे करे। अगर वो चाहे तो नामुकम्मल ईवान से, यानी जब मखसूस नशस्तों के वाले अफराद का हल्फ नहीं हुआ था तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया था, वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो गया था। हालांकि मखसूस नशस्तों की वजह से ईवान नामुकम्मल था, 90-95 सीटें ईवानों में मौजूद नहीं थीं, लेकिन इसका मतलब इसके बावजूद इलेक्शन हुआ। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन भी हुआ, फिर वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी हुआ, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो गया। अब जब ईवान नामुकम्मल है खैबर पख्तूनख्वा का कि वहाँ पर मखसूस नशस्तों वाले अफराद का हल्फ नहीं हुआ, तो वहाँ पर इसी बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शन रोक दिए गए क्योंकि जी ईवान मुकम्मल नहीं है। अब सेनेट का ईवान भी तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पीटीए गई है तो उन्होंने इस बुनियाद पर अभी तक फैसला महफूज किया है कि जी हम देखेंगे कि हम ये दरख्वास्त सुन भी सकते हैं या नहीं, हम इस मामले में कोई ऑर्डर जारी कर भी सकते हैं या नहीं। यानी सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक अलग बात। लेकिन ये दरख्वास्त हम सुन भी सकते हैं या नहीं, ये अभी तो ये फैसला महफूज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब ये तो हमारे जजेस को ये फ़न आता है कि इसको मामले को तब तक ले जाएंगे, यानी अगर फ़र्ज़ करें आप ये फैसला देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी हाँ हम इसे सुन सकते हैं, तो कब सुनेंगे? ज़ाहिर है ईद के बाद सुनेंगे। अब जब ईद के बाद सुनेंगे तो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो चुका होगा, तो एप्लीकेशन वैसे ही फ्रिवलेस हो जाएगी। तो ये खूबसूरती है हमारी अदालतों की, इसी वजह से हमारी अदालतें 139वें नंबर पर हैं। यानी अगर आपने डिसाइड करना था तो आज करें, यहाँ पर नहीं फैसला देना होता तो 3-3 महीने महफूज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसको कबूल करने या ना करने का फैसला 3.5 महीने तक महफूज रखा और इलेक्शन के बिल्कुल करीब जाके कहा कि नहीं आप अपने इलेक्शन दोबारा कराएं, आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और जब दोबारा हुए तो फिर महफूज करके, और अब जब तीसरी बार पीटीआई के इलेक्शन हो चुके हैं और उसका सर्टिफिकेट जमा कराया जा चुका है इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन अभी तक उसका पार्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को गालिबन 14 दिन के अंदर पार्टी का सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। अब इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से टाइम की मुद्दत है उसका बड़ा ख्याल रखता है। यानी वो कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी आपको 7 दिन के अंदर अंदर पार्टी के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो जमा कराने हैं। अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो आपके इलेक्शंस कबूल नहीं किए जाएंगे। यानी दूसरों पर वक्त की पाबंदी है, तो क्या इलेक्शन कमीशन पर वक्त की पाबंदी नहीं है? इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो रद्द कर दे, फिर रद्द करते, दोबारा रद्द करते, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन रख छोड़ना और पार्टी का सर्टिफिकेट जारी ना करना, तो इलेक्शन कमीशन खुद बेशुमार गैर आइनी चीज़ें कर चुका है, बेशुमार गैर आइनी चीज़ें, लेकिन अपने इक़दामात को वो आइनी मानता है और बाकी जिनके साथ हवा साजगार जिनके लिए नहीं है, उन पर अपनी मर्ज़ी के फैसले नाफिज करता है और सादिर करता है। तो ये मेरा ख्याल है इदारा तो अब रहा नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई इदारा तो रहा नहीं है, क्योंकि इसके क्रेडिट पर गैर आइनी चीज़ें हैं। मसलन आप एक और चीज़ देख लीजिए ना, इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किया था आईजी और डीसी इस्लामाबाद को हटाने का, हो गया था, नहीं हुआ था ना, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हो गए। तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही नहीं माना गया, फिर भी इलेक्शन उसने करा दिए। उसको कहना चाहिए था कि भाई मेरे ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे तो मैं कैसे इलेक्शन कराऊंगा, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हो गया था। तो ये औकात है इलेक्शन कमीशन की, औकात ये है। और इसमें ऐसी सूरत हाल में जो है वो, यानी इलेक्शन कमीशन में बाइंडिंग है ना कि उसने रात को 2 बजे तक, गालिबन 2 बजे का ही वक्त मुकर्रर है कि उससे पहले इलेक्शन के नताइज जारी करने हैं, लेकिन नहीं किए, 3 दिन तक नहीं किए। फिर उसके ऊपर बाइंडिंग है ना कि उसने 15 यौम के अंदर जो है वो वहाँ 15 यौम के अंदर उसने जो है वो जारी करने हैं फॉर्म 45
और 47 और 48, 49 ये सारे वेबसाइट पर अपलोड करने हो गए थे? नहीं हुए थे ना। तो खुद इलेक्शन कमीशन किसी भी टाइमलाइन को, किसी भी डेडलाइन को मीट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझता है कि वो एक आईनी इदारा है, लेकिन बाकियों के सारे काम गैर आईनी है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो क्या, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब कोई इदारा तो रहा नहीं है, ये अपनी मर्जी मन मर्जी क्या करने वाला या अपनी मर्जी से चीज़ें नाफिज करने वाला या सादिर करने वाला अहकामात जो है ये एक इदारा बन के रह गया। अच्छा, एक बहुत बहस हो रही है इस वक्त, और बहस ये हो रही है कि इमरान खान की रिहाई अमल में आ रही है या नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो आजकल ये बयान दे रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब का बयान बड़ा चल रहा है कि इमरान खान की रिहाई अमल में आने वाली है, और उन्होंने कहा कि ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे। कुछ तो पहले ये भी कह रहे थे कि ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। फिर नजम सेठी साहब का एक बयान बहुत चला जिसमें नजम सेठी ने कहा कि ईद कारकुनों को ईदी मिलने वाली है। उनका जी, एंकर ने पूछा ईद से पहले मिल जाएगी, उन्होंने कहा ईद से पहले मिल जाएगी या ईद के फ़ौरन बाद मिल जाएगी, बहरहाल ईद ही मिल जाएगी। तो क्या वाकई इमरान खान की रिहाई अमल में आ रही है? लेकिन मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर रिहाई अमल में आ रही है तो फिर इमरान खान ने वो बयानात क्यों दिए 2 दिन पहले जो दिए थे, जिसमें आर्मी चीफ के बारे में नहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो इमरान खान ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, इल्ज़ाम तराशियाँ की, उनका कई चीज़ों में मुलव्वस होने का नाम लिया, यहाँ तक भी कहा कि अगर उनको या उनकी फैमिली को कुछ होता है तो ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। तो ये सारा कुछ इमरान खान जब कर रहे हैं तो एक ऐसा शख्स जिसकी रिहाई अमल में आने वाली हो वो तो ये नहीं करता। इमरान खान ये क्यों कर रहे हैं और इतना ज़्यादा दबाव क्यों बढ़ा रहे हैं इमरान खान? अगर रिहाई अमल में आ रही होती तो जाहिर है वो अपना लहजा नरम कर सकते थे, वो गुरेज कर सकते थे ये बातें करने के। लेकिन क्या इमरान खान को लगता है कि हाँ रिहाई मेरी मुझे अमल में आएगी फिर भी मैं अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ूंगा? क्या वो ये कर रहे हैं? या फिर उनको यकीन हो गया है कि उनकी रिहाई अमल में नहीं आ रही इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं? बहरहाल मुझे ये लगता है कि अगर रिहाई उनकी अमल में आ रही है तो फिर इमरान खान ये बातें ना कर रहे होते, बल्कि इमरान खान के इन शदीद अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे लोग तो अब कंपैरिजन करने लगे हैं कि ये दो बदू लड़ाई बढ़ गई है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की, और सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस लड़ाई का अंजाम होगा क्या। और इसको मिसाल दी जाने लगी है ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले से कि वहाँ पर यानी हम कहते हैं कि कब्र एक है अफराद 2 थे, और या भुट्टो ने ज़ियाउल हक को नहीं छोड़ना था या ज़ियाउल हक के पास ऑप्शन नहीं था, उन्होंने भुट्टो को नहीं छोड़ा। तो ये सूरत हाल थी। कुछ लोग इसको कंपैरिजन करने लगे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ ये कंपैरिजन नहीं बनता, हालांकि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान उस तरह से बदला लेने की रविश नहीं रखते। यानी वो कहते हैं, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं किसी को डीनोटिफाई करने का इरादा नहीं रखता, पहले भी वो कह चुके हैं। फिर उस वक्त जनरल बाजवा के वाले से बार बार कह रहे हैं कि मैं चाहता तो डीनोटिफाई कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया और मैं नहीं करना चाहता था, ना ही ये मेरा इरादा था, ना मैं ऐसा करने का कोई इरादा रखता था। तो अभी इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि जी मैं इस तरह का बदला लेने की ना इरादा रखता हूँ, ना इस तरह की कोई उनका कोई मंसूबा है। तो फिर भी क्या ये इस तरह की एक कंपैरिजन बनता है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया जा रहा है आज इमरान खान के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि वो कंपैरिजन बनता है। लेकिन ये बहरहाल ज़रूर है कि इमरान खान नहायत सख्त अल्फाज के साथ अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, सख्त उनका बयानिया है, और ये बयानिया सख्त होने का ये मुमकिन नहीं है कि इसके नतीजे में फ़ौरी तौर पर उनको, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये कोई अदालती केसेस तो हैं नहीं, ये हम जानते हैं कि ख़ुद राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि इमरान खान को बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इमरान खान को गिराने के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1 हफ्ते में फ़ैसले सुनाए गए इससे जो है वो ये बेकार केसेस हैं और अदालतों में ठहर नहीं सकेंगे। तो इससे साबित होता है कि ये कोई फ़ैसले निचली अदालतों की तरफ से जो दिए गए हैं ये रात को 11 बजे तक जज सुन के फ़ैसला दे रहा हो तो जाहिर है जज क्यों कर रहा है ये? हुमायूं दिलावर ये क्यों कर रहे थे कि उन्होंने आज फ़ैसला देना ही देना था तो देना था बस, वकील नहीं आए, गवाह नहीं आए, शवाहिद नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, स्टेटमेंट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फ़ैसला देना था। तो जाहिर है ये हम समझ सकते हैं कि ये फ़ैसले क्यों और कैसे दिए जा रहे होंगे। तो जिस अंदाज़ में ये फ़ैसले दिए गए तो अब क्या इमरान खान के अचानक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लियरेंस शुरू हो जाएगी? क्लियरेंस तब होती है जब हवा फ़िज़ा बदल जाती है। नवाज़ शरीफ साहब को सज़ाएँ हुई, मरीम को सज़ाएँ हुई, लेकिन जब हवा फ़िज़ा बदली, चीज़ें ठीक हुई तो आपने देखा कि अचानक उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई, एक पेशी में ख़त्म हो गई, बल्कि लंदन में बैठ के ही नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म हो गई थी, उनको अदालत में पेश नहीं होना पड़ा था और वो आके उन्होंने पहले जलसा किया और बाद में अदालत में जाके पेश हुए।
तो ये माहौल क्या इमरान खान के लिए बन रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुझे कम से कम फ़िलहाल ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कारकुनों की होप है। केसेस में कुछ नहीं है, केसेस में चाहें तो एक दिन में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए माहौल का साजगार होना बड़ा ज़रूरी है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उधर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो पहले ही निशाने पर हैं, जो पहले ही हिट लिस्ट पर हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त चली गई है। दरख्वास्त दायर की है वकास मलिक एडवोकेट ने, और ये साबिक सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और ये मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त लेकर गए हैं और कहते हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाया और बाकी जजों को भी साथ मिला लिया। यानी मोहसिन अख्तर कियानी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और बाकी 5 जजेस भी उनके साथ मिल गए हैं। 6 जजेस हैं, 6 जजेस ने ख़त लिख दिया है, तो चूँकि रियासत मुखालिफ बयानिया उन्होंने अपना लिया है, तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ज़ाब्ते की। ये एक अलग ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त आ गई है। और भाई जजेस के ख़त पर इतना तूफ़ान बरपा हुआ है कि फुल कोर्ट बन गया है और या बनने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो नहीं सुनना चाहता था, लेकिन ये इतना सख्त मामला हुआ, इतना वकला का दबाव आया कि इस मामले को वहाँ पर जो है वो अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाकर सुनना पड़ रहा है। आज खुद नोटिस लेना पड़ गया इसके ऊपर, और यहाँ पर एक दरख्वास्त आ रही है जनाब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी चल रहा है, सब जुडिस है, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है कि जजेस ने सही किया है या गलत किया है, या जजेस के बयानात में कितनी सदाकत है, ये मामला पहले इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, तो ऐसे में इस नौयत की एक भोंडी दरख्वास्त डालने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ दायर हो गई है। अच्छा जनाब, आखिरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाहमत की सियासत की है और नून लीग अब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है। सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह को ये क्यों कहना पड़ रहा है। देखिए, ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए अब आपका एंटी इस्टेब्लिशमेंट तासुर होना बड़ा ज़रूरी हो गया है। यानी आप अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट तासुर आपका है तो आप अवाम में मकबूल जमात हैं, और अगर आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं तो आप अवाम में मकबूल नहीं हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। यानी ये होना नहीं चाहिए था कि आपको इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे इंडिया में इलेक्शन जीतने के लिए किसी सियासी जमात को पाकिस्तान की मुखालफत करना पड़ती है, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देना पड़ता है, एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पड़ते हैं, पाकिस्तान बैशिंग बयानियाँ बनाना पड़ता है, और उसके नतीजे में फिर आप इलेक्शन जीतते हैं। तो अब क्या आपको अपना पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाने पड़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने पड़ेंगे, फिर आप इलेक्शन जीतेंगे? ये माहौल कैसे पैदा हो गया, किसने बनाया, क्यों बनाया? और आज नून लीग को ये एहसास है कि हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे, और इमरान खान इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। नून लीग को किसी ने बताया कि आप जब तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट चल रहे थे तो आप बड़े मकबूल थे, आपको वोट पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं तो आपका बयानिया ख़त्म हो गया है और आपको लोगों ने वोट देना छोड़ दिया है। तो इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं, और नवाज शरीफ तो मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। ये तासुर ना लिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत या PMLN एक पेज पर हो गई या ये इकट्ठे हो गए। ये तासुर ज़ायल करने की दानिस्ता कोशिश कर रहे हैं, और ये तासुर ज़ायल करके अपनी सियासत में राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और रवैये से ज़्यादा ये अफसोसनाक हालात हैं कि इन हालात, इस नहज पर हालात आने नहीं आने चाहिए थे कि एक सियासी जमात को अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का दावा करना पड़ रहा है या नारा लगाना पड़ रहा है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना कोई खूबी तो नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना ये खूबी है। हाँ, किसी सियासी जमात के लिए हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि उसको ये करना पड़ता है। शायद ये दावा राना सनाउल्लाह का गलत भी ना हो कि, या ये अंडरस्टैंडिंग गलत भी ना हो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट को पार्टी को वोट मिलता है, लेकिन ये क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया? और अगर ऐसा हो गया है और शहबाज शरीफ की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत बन ही गई है, तो फिर उसके ऊपर ज़बरदस्ती छाप हटाना और हटाने के लिए नारे लगाना, ये मेरा ख्याल है कि खाली बयान देने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हालात जो होते हैं वो सबको दिखाई देते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा जाते जाते कि अफसोस की बात यह है कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि आपको अब अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के दावे करने पड़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।